I welcome you all to this class. Today, the topic of discussion is saving and investment approach for the determination of equilibrium level of output or income or employment in the economy. तो आज हम लोग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को डिस्कस करेंगे और इसमें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को एक शेड्यूल के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से इसको डिस्कस किया जाएगा। और सेकंड इसमें है कि चेन ऑफ रिएक्शन क्या होगा या व्हाट विल हैपन इफ इक्विलिब्रियम इज नॉट देयर, मतलब कि सेविंग इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द चेन ऑफ रिएक्शन इफ सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग्स, and we will also discuss about the situation when saving is less than investment or investment is greater than savings। तो इसका चेन ऑफ रिएक्शंस को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। So let us discuss about the meaning of short run and long run। ये ऐसे टॉपिक हैं जो इकोनॉमिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में यूजुअली यूज होते हैं। सो समझते हैं कि शॉर्ट रन जो है उसका क्या मतलब होता है। सो अगर हम शॉर्ट रन को कैंच के हिसाब से डिफाइन करें तो कैंच का क्या मानना है कि शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रहती है, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसलिए जो आपका लेवल ऑफ आउटपुट है इकोनॉमी में उसको डिटरमिन करेगा आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कितना है, उसके हिसाब से ही जो प्रोडक्शन लेवल है वो कम या ज़्यादा होगा। So we can say according to Kench, short run is defined as the period of time during which technology remains constant and the level of output is exclusively determined by the level of employment in the economy। क्योंकि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है तो आउटपुट को क्या चीज़ डिसाइड करेगी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है इकोनॉमी के अंदर तो आउटपुट लेवल भी बढ़ेगा, और अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होता है तो जो आपका लेवल ऑफ आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट एंड वाइस वर्सा। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल हायर है तो आउटपुट लेवल भी हायर होगा और इसके विपरीत भी होगा। मतलब अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो फिर आउटपुट लेवल भी कम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज accordingly output cannot increase once there is full employment in the economy। क्योंकि देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। तो अगर हमने इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन कर लिया है तो उसके बाद आप वहाँ पे आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो ही डिसाइड कर रहा है कि लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा। तो अगर इकोनॉमी में हमने एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को हमने मेंटेन कर लिया है या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इकोनॉमी है तो उसके बाद जो है वो आउटपुट लेवल को आप इकोनॉमी में नहीं बढ़ा सकते, उसमें इंक्रीज पॉसिबल ही नहीं है। सो नेक्स्ट इज इन द लॉन्ग रन टेक्नोलॉजी इज नॉट कांस्टेंट। कि जो आपका लॉन्ग रन है उसमें टेक्नोलॉजी कांस्टेंट नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती हैं लॉन्ग रन के अंदर, एंड इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। तो इससे क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहेगी तो आपका जो आउटपुट लेवल है इकोनॉमी में उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होगी तो आउटपुट लेवल भी उतना ज़्यादा बढ़ सकता है उसकी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती रहेगी। तो नेचुरली है कि सेम जो लेवल ऑफ आपके पास इनपुट्स हैं उसके अंदर हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लॉन्ग रन है उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, जबकि शॉर्ट रन में वो कांस्टेंट रहती है। और लॉन्ग रन में क्योंकि टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आउटपुट डिटर्मिनेशन में, तो उसका एक रोल रहता है, उसका प्रभाव रहता है आउटपुट पे। लेकिन शॉर्ट रन में क्योंकि
जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, उसलिए उसका लेवल ऑफ आउटपुट पर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमी के अंदर जो एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम डिटरमिन करते हैं, उसको हम किस प्रकार से करते हैं, या इकोनॉमी किस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में होती है। सो लेट अस डिस्कस दिस। सो इकोनॉमी जो है उस समय इक्विलिब्रियम में होती है जब एक गिवन टाइम पीरियड में पूरी इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि इकोनॉमी में जो है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम में है इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, या इसी को हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी कहते हैं, या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इसको ही कहा जाता है। सो अगर डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू केंज, एन इकोनॉमी इज इन द इक्विलिब्रियम व्हेन aggregate demand for goods and services is equal to aggregate supply during a period of time. So जो इक्विलिब्रियम होता है वो उस समय अचीव होता है जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो। तो जैसा आप जानते हैं एग्रीगेट डिमांड को हम लोग मेंशन करते हैं C प्लस आई फॉर्म में, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट में, और जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है उसको हम लिखते हैं एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। सो कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। देन इस अप्रोच के हिसाब से कि एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, तो इसमें हम इन वैल्यूज़ को भरते हैं। एग्रीगेट डिमांड का जो वैल्यू है वो होता है सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो दोनों को हम यहाँ वैल्यूज़ को उसमें पुट कर देंगे, और उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सी दोनों एक कॉमन कंपोनेंट है। अगर हम इसको चेंज करेंगे इक्वेशन फॉर्म में तो सी राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो क्या बचेगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स। मतलब कि यहाँ से एक और कंक्लूजन निकलता है कि इकोनॉमी उस समय भी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होती है जब इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के बराबर हो, या इसको हम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द अप्रोचेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम और एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल इन द इकोनॉमी। सो वी हैव टू अप्रोचेस। फर्स्ट अप्रोच इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। इसको हम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी कहते हैं, और इन शॉर्ट फॉर्म इसको ADAS अप्रोच कहा जाता है। दूसरा अप्रोच आपका है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इसको S&I अप्रोच भी हम शॉर्ट में कह देते हैं। सो इन अप्रोचेस को डिस्कस करने से पहले इनकी कुछ अजम्पशंस भी हैं, कुछ चीज़ें अज्यूम की जाती हैं, मान्यताएं रखी जाती हैं, तो उन मान्यताओं को भी एक एक करके समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि हम लोग जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, मतलब यहाँ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही है। वी आर कंक्लूडिंग ओनली अबाउट द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। और शॉर्ट रन आप सभी को मालूम है कि शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड इन विच टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, और जो आउटपुट डिटर्मिनेशन होता है इट इज़ बीइंग डन ओनली बाय द एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो इक्विलिब्रियम लेवल जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो जो है वो सिर्फ शॉर्ट रन के बारे में है। नेक्स्ट इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू सेक्टर मॉडल। तो जब टू सेक्टर मॉडल की बात हो रही है दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर ओनली, बिकॉज जैसे हम डिमांड की बात करते हैं तो उसमें हम C प्लस आई को ही लेते हैं, और वो इसलिए लेते हैं क्योंकि
बाकी जो कंपोनेंट हैं एग्रीगेट डिमांड के, उसका कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे, इसलिए हम टू सेक्टर मॉडल को ही यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम ले रहे हैं वो भी कांस्टेंट है, और वो एक ऑटोनोमस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी को शो करता है, मतलब विच इज़ फ्री ऑफ इनकम लेवल या विच इज़ फ्री ऑफ द प्रॉफिट लेवल इन द इकोनॉमी। तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे पढ़ेंगे। एंड लास्ट एजम्पशन इज प्राइस लेवल इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, कि आपका जो प्राइस लेवल है इकोनॉमी में वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ हमने इस स्लाइड में पढ़ा कि हमारे पास दो अप्रोचेज हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को डिसाइड करने के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट की, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी होता है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो ये तीनों का मतलब एक ही है यहाँ पे। सो बाकी इसके साथ हमने ये देखा कि इसकी एजम्पशंस क्या क्या हैं। एक तो ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, और टू सेक्टर मॉडल है ये। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमने कांस्टेंट एज्यूम किया है क्योंकि ऑटोनोमस है। और लास्ट पॉइंट आपका है कि जो प्राइस लेवल है इट इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा आपका प्राइस लेवल। ये यहाँ पर अजम्पशन जो है इसकी रखी गई है। सो नेक्स्ट अप्रोच इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जैसा हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम को डिसाइड करने के लिए एक और अप्रोच हम डिस्कस करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और इसको हम एस एंड आई अप्रोच भी कहते हैं। और इस अप्रोच के द्वारा समझते हैं कि किस तरह से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट जो है इकोनॉमी में वो डिटरमिन होता है, डिसाइड होता है। सो लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन। तो यहाँ पे जैसा हम देखेंगे कि इस अप्रोच के हिसाब से जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है या इनकम है वो कब डिसाइड होता है, वो समय डिसाइड होता है जब आपकी प्लान सेविंग जो इकोनॉमी में है और वो प्लान इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए। मतलब कि प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट। तो इस पॉइंट से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो वो प्लान है। वो दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या है, प्लान सेविंग है एंड प्लान इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर एक्चुअल सेविंग की या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। सो इकोनॉमी वुड बी इन द इक्विलिब्रियम व्हेन द प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट। तो अगर प्लान सेविंग जो है प्लान इन्वेस्टमेंट के बराबर हो रही है तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या जिसको हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट भी कहते हैं वो उस समय एग्जिस्ट करता है, मतलब वो उस समय डिटरमिन होता है। सो लेट अस डिस्कस दिस फर्दर आल्सो। So let us discuss saving and investment approach with the help of schedule। तो जैसे स्लाइड में आप देख पा रहे हैं ये शेड्यूल आप को गिवन है, जिसमें आपको डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम जो है वो गिवन है। जैसे इनकम लेवल जो है वो 0 भी है, उसके बाद 100 है, 200 है, 300, 400, 500, 600। These are the different levels of incomes which are given here, and consumption level is also given like 40, then 120 and so on, it is increasing till 520। तो इनकम भी गिवन है, कंजम्पशन भी गिवन है। और कंजम्पशन जैसे आप देख रहे हैं कि इनकम लेवल 0 है उस समय कंजम्पशन लेवल 40 है, मतलब एक तरह से ये आपका डिस सेविंग को शो कर रहा है, नेगेटिव सेविंग को शो कर रहा है। एंड आफ्टर दैट देर आर द सेविंग्स, और जो सेविंग्स यहाँ पे है उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। तो जब आप इसको लेस करेंगे 0 माइनस 40 इज माइनस 40, देन 100 माइनस 120 इज माइनस 20 एंड सो ऑन। इस तरह से आप यहाँ सेविंग को भी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जब हमने शुरू में ही इसकी एजम्पशंस को लिया था डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट के लिए, जब हमने एजम्पशंस को पढ़ा था तो उसमें एक पॉइंट लिखा गया था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस है। मतलब यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, मतलब दिस इज फ्री ऑफ द इनकम और प्रॉफिट लेवल। ये इनकम या प्रॉफिट लेवल से फ्री है। तो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आपको गिवन है 40 40 यहाँ पर गिवन है, ये कांस्टेंट रहेगा।
तो आपको अब ये देखना है कि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में कहाँ आएगी, जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल हो जाता है। तो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेविंग का मतलब यहाँ पर है प्लान सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्लान इन्वेस्टमेंट। तो जहाँ पर आपका प्लान सेविंग्स एंड प्लान इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, उस लेवल को हम क्या कहते हैं कि इकोनॉमी में जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो है यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। तो जैसा ही आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में आपको ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि यहाँ पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है ये दोनों ही इक्वल है। तो ये जो लेवल है ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अगर हम इस लेवल से पिछले लेवल को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ से और यहाँ तक जो है इस सिचुएशन में सेविंग जो है वो क्या है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट से छोटा है और इन्वेस्टमेंट यहाँ बड़ा है, क्योंकि शुरू में जो सेविंग्स हैं वो नेगेटिव सेविंग से शुरू हो रही है, धीरे धीरे इनकम के बढ़ने के साथ साथ वो बढ़ रहा है। एंड आफ्टर दैट जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो है इकोनॉमी में डिटरमिन होता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि सेविंग जो है दिस इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से बड़ी है इस केस में, जैसा आप इस शेड्यूल के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को जब हम शेड्यूल के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब प्लान सेविंग जो है प्लान इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए, वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपका जो इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है वो मेंटेन होता है या वो वहां पर डिटरमिन होता है। So let us discuss about saving and investment approach for the determination of equilibrium level of output। तो यहाँ पे हम अब ये डिस्कस करेंगे कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो अप्रोच है उसको डायग्रामेटिकली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या उसको हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी कहते हैं, किस तरह से आप उसको डिटरमिन करते हैं। सो जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर जो है हमने इनकम या आउटपुट को यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है और इसको हम एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कह देते हैं। और वाई एक्सिस पर जो है वो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को शो किया गया है। और जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो एस एस कर्व है वो आपका सेविंग कर्व है और सेविंग कर्व को आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव स्लोपिंग है एस एस कर्व। और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वाई डैश से शुरू हो रहा है, वाई के नेगेटिव साइड से शुरू हो रहा है और ये ऊपर की तरफ उठता हुआ जा रहा है, इसका पॉजिटिव स्लोप है। तो जैसा आप जानते ही हैं कि जब इनकम लेवल ज़ीरो होता है और उस समय जो सेविंग्स हैं वो डिस सेविंग्स होती हैं, माइनस साइड। ये आपका जो एस एस कर्व है वो वाई डैश से शुरू होता है, यहाँ पे वाई डैश पे किसी पॉइंट से शुरू हो रहा है एस से, और ये आपका डिस सेविंग को यहाँ पे शुरू को शो कर रहा है। सो एस एस कर्व जो है यहाँ पे आपका आई, ये आपका इन्वेस्टमेंट कर्व है, आई आई इज द इन्वेस्टमेंट कर्व। और ये जो इन्वेस्टमेंट कर्व आप देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट लाइन आप देख रहे हैं ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है। और कौन सा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है इकोनॉमी के अंदर, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है। सो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है। और जैसा मैंने कहा एस एस जो है वो आपका सेविंग कर्व है और दोनों जो कर्व हैं वो कहाँ पे कट कर रहे हैं, वो ई पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ई पॉइंट पर ये दोनों ही कर्व एस एस एंड आई आई कर्व जो है एक दूसरे को ई पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसलिए जो आपका ई है, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो आपका ई पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो डिसाइड हुआ है और क्योंकि यहाँ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है। और जब हम बात कर रहे हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्लान सेविंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम एक्चुअल सेविंग्स या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो दिस इज प्लान्ड, ये दोनों ही प्लान है, चाहे सेविंग है चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट है।
तो ई जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब है जहाँ पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के हिसाब से वहीं पे उसी पॉइंट पे आपका डिटर्मिनेशन होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट का, जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व्स एक दूसरे को कट करते हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो OT जो है वो क्या है, OT इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो जो OT है, यहाँ पे आप OT को देख पा रहे हैं, ये OT जो लेवल है आउटपुट का या इनकम का, इसको हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कहते हैं। तो इस तरह से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में जो मेन चीज़ समझने वाली है वो ये है कि इसमें सेविंग कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनकम या आउटपुट लेवल आ रहा है उसको हम इक्विलिब्रियम आउटपुट कहेंगे। और यहाँ पर जो हमने इन्वेस्टमेंट कर्व लिया है, दिस इज इंडिकेटिंग अबाउट द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एंड सेविंग कर्व एज यूजुअल जो है ये y के माइनस साइड से शुरू होगा और ऊपर की तरफ उठता हुआ जाएगा। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अंदर, और इस तरह से आप इसका डिटर्मिनेशन जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। So let us discuss about the chain of reaction if planned saving is not equal to planned investment। तो अभी हम इस टॉपिक में ये बात करेंगे कि अगर आपका जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो प्लान्ड सेविंग के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चेन ऑफ रिएक्शन क्या होता है, या व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन। इसमें किस तरह की डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा की जाएगी, या इकोनॉमी में किस तरह की जो चेंजेस हैं वो आएंगे। तो इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो जैसा मैंने कहा कि अगर आपका प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट इफ़ दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो दो सिचुएशंस जो हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो अनइक्वल है। अनइक्वल की सिचुएशन में दो अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होती हैं। पहला है कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं है तो एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, या फिर सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। ये दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो हम इसके वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। जैसे सेविंग अगर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग। बात तो सेम ही है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कई बार मतलब इस तरह से पूछा जा सकता है कि इफ एक्सप्लेन द चेन ऑफ रिएक्शन इफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज लेस देन प्लान्ड सेविंग्स, या इसी को उल्टा करके ऐसे पूछ सकते हैं कि explain the chain of reaction if planned saving is greater than investment। So let us discuss this one by one। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि जो हाउसहोल्ड्स हैं, हाउसहोल्ड्स आर नॉट कंज्यूमिंग as much as the firms expected them to do। कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो उतना कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं जितना प्रोड्यूसर सेक्टर ने उससे एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि देखिए सेविंग अगर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है तो इसका मतलब है हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग कर रहा है, और प्लान इन्वेस्टमेंट किसने किया था, प्रोड्यूसर सेक्टर ने किया था। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने जब जो प्रोडक्शन प्लान किया था वो ज़्यादा किया था, मतलब कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने ज़्यादा किया है, लेकिन उतना जो है वो डिमांड नहीं हुआ हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से। इसका सीधा सा मतलब है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है this is not consuming as much as the firms expected them to do। So what will happen next? इसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट द इन्वेंट्री राइजेस अबव द डिजायर्ड लेवल। अब देखो जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया, तो उनके पास जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक उनके पास बच जाएगा वो डिजायर्ड लेवल से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि उन्होंने जो प्रोडक्शन किया था या इन्वेस्टमेंट किया था वो उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि उतनी डिमांड होगी इकोनॉमी के अंदर, या इतना खर्चा करेगा हाउस होल्ड सेक्टर, लेकिन उतना नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सेविंग कर लिया, सेविंग ज़्यादा हो गई इकोनॉमी के अंदर। तो उससे क्या होगा कि जो इन्वेंट्री स्टॉक है, एक तरह से जो इन्वेंट्री है प्रोड्यूसर्स के पास, वो एक डिजायर्ड लेवल से ऊपर चढ़ जाएगी। अब जब इन्वेंट्री बढ़ गया है तो उसको
क्लियर भी करना पड़ेगा प्रोड्यूसर्स को। तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, उसको क्लियर करने के लिए, मतलब जो एक तरह का अनवांटेड स्टॉक इकट्ठा हो गया फार्म्स के पास। ये कोई अनवांटेड स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर्स बेच नहीं पाए क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने उतना डिमांड नहीं करा। तो उस अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए फार्म्स क्या करेंगी, टू क्लियर द अनवांटेड स्टॉक farms would plan to reduce the production till saving becomes equal to investment। कि ये जो अनवांटेड स्टॉक है प्रोड्यूसर्स के पास, उसको क्लियर करने के लिए, उसको सेल करने के लिए, उसको एक तरह से बेचने के लिए जो है प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोडक्शन को कम करेंगे और तब तक कम करेंगे जब तक कि प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। तो ये था आपका एक ऐसी सिचुएशन जहां पर सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट से ग्रेटर है या इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द सेविंग्स। तो उस सिचुएशन में जो चेन ऑफ रिएक्शंस हैं वो ये रहेंगी। इन ब्रीफ अगर हम इसको रिकैप करें तो पहला पॉइंट ये होगा कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो उतना कंजम्पशन नहीं कर रहा जितना कि फार्म्स ने उनसे एक्सपेक्ट किया था, और उस वजह से क्या होगा कि जो फार्म्स हैं उनके पास जो इन्वेंट्रीज है वो एक डिजायर्ड लेवल से ऊपर जो है उनके पास बच जाएगा, और उस अनडिजायर्ड या अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए फार्म्स जो हैं वो प्रोडक्शन में कमी करेंगी और उस सिचुएशन तक कमी करेंगी जब तक कि आपका प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। सो दिस वाज अबाउट the situation when the savings is greater than investment or investment is less than savings. So let us discuss the next situation also. Now we will discuss about the situation when saving is less than investment, or this can be also taken as like your investment is greater than savings, because both have the same meaning. तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, तो इन दोनों की जो चेन ऑफ रिएक्शन है वो उस तरह से रहेगी। लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। तो इस सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका जो प्लान सेविंग है इट इज लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इट मीन्स दैट हाउसहोल्ड्स आर कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग लेस then what firms expected them to do। तो अगर सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स कम है, तो ऐसी सिचुएशन का मतलब क्या हुआ कि जो हाउस होल्ड है वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और सेविंग्स को कम कर रहा है। मतलब कंजम्पशन इज मोर एंड सेविंग्स आर लेस, व्हाट फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू, कि जो फार्म्स ने उनसे एक उम्मीद रखी थी कि हाउस होल्ड सेक्टर इतना कंजम्पशन करेगा, उससे ज्यादा वो कंजम्पशन कर रहा है, और जो उन्होंने सेविंग के लिए उनसे एक्सपेक्टेशन किया था उससे कम सेविंग कर रहा है। कौन? हाउस होल्ड सेक्टर। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर इस कंडीशन में ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है और सेविंग कम कर रहा है। अच्छा, उसका नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि इस सिचुएशन में क्या होता है नेक्स्ट, कि एज ए रिजल्ट द प्लान इन्वेंट्री, जो प्लान इन्वेंट्री है इट वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल, कि जो एक प्लान इन्वेंट्री है वो कम रह जाएगी डिजायर्ड लेवल से। मतलब कि क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है तो जो प्लान इन्वेंट्री है वो कम हो जाएगा डिजायर्ड लेवल से। मतलब जो उनका एक डिजायर्ड लेवल था फार्म्स का इन्वेंट्री रखने का, उससे वो कम हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि उसको जो है ठीक करने के लिए फिर जो फर्म से वो क्या करेंगी, टू ब्रिंग द प्रोडक्शन बैक टू द डिजायर्ड लेवल, टू ब्रिंग द प्रोडक्शन बैक टू द डिजायर्ड लेवल, firms would plan to increase the production till saving becomes equal to investment। कि इसका रिजल्ट क्या होगा फिर, टू ब्रिंग द प्रोडक्शन बैक टू द डिजायर्ड लेवल, कि डिजायर्ड लेवल पे प्रोडक्शन को लाने के लिए या जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उस लेवल तक प्रोडक्शन को लाने के लिए फर्म्स क्या करेंगी,
फर्म्स अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, और तब तक बढ़ाएंगी जब तक कि सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हो जाती है। तो इस सिचुएशन में इसको हम अगर रिकैप करें ब्रीफ में, तो सिचुएशन पहले एक बार फिर से समझ लीजिए। सिचुएशन है कि अगर सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से कम है, या इन्वेस्टमेंट अगर सेविंग से ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो इसका मतलब ये होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है और सेविंग कम कर रहा है। मतलब जो प्रोड्यूसर्स ने उनसे एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से उनका जो हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन है वो ज़्यादा है और सेविंग क्या है? कम है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो प्लान इन्वेंट्री होगी प्रोड्यूसर्स के पास वो कम पड़ जाएगी डिजायर्ड लेवल से, वो नीचे रहेगी डिजायर्ड लेवल से। और उसको ठीक करने के लिए फिर फार्म्स क्या करेंगी, वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोडक्शन को तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाता है। इसको एक बार फिर से हम यूं समझ सकते हैं कि यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में, दिस इज अबाउट प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। It has nothing to do with the actual savings and actual investment. So well students, if you find this class meaningful and helpful, then please share this video to other students also, those who can be benefited from this. So thank you all.